चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपके रीजनिंग वाले सेक्शन में। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप लोगों का एग्जाम हो चुका है और बातें करते हैं हम लोग रीजनिंग वाले सेक्शन की। तो जरा ध्यान से देखिए, रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्यारे दोस्तों, वो किस प्रकार से आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में जितना ही वर्बल का रोल है उससे कहीं ज़्यादा नॉन वर्बल का रोल है। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा दिख रहा है ना, वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिख रहा है। जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने। यहाँ पर जो तुमसे क्वेश्चन पूछा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ। क्लोथ्स को धोने के लिए क्या यूज करते हो आप? तो आपको पता है क्लोथ्स को धोने के लिए हम सोप का यूज करते हैं, और यहाँ पे सोप के सामने का कोड इंक दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंक, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम देखोगे कि तुम्हारा नॉन वर्बल से जुड़ा हुआ पार्ट है, जहां पर तुम्हारे पास जो पार्ट है ना, देखो ध्यान से, 4 पार्ट ये बना करके दिया हुआ और 5वां पार्ट पूछा हुआ है। ऑफिसर रैंक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्यारे दोस्तों, वहां पे तुम्हारा ये वाला जो पार्ट होता है ना, फेवरेट पार्ट होता है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है तुमसे। ठीक है, तो तुम कहोगे सर, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करने की बातें करता हूँ, मैं थोड़ा सा फिगर तुम्हारे लिए जूम भी कर देता हूँ प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि फिगर्स वाला पार्ट है तो कहीं ना कहीं जूम करना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ की अगर मैं बातें करूँ, तुमने कहा सर देखो ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तुमने कहा सर इसी तरह से ये वाला पार्ट और भी सेम होना चाहिए, तो हमें 3 ऑप्शन में ये सेम पार्ट दिख रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे तुम, ऑप्शन नंबर डी तो तुम्हारा कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो ये पार्ट, नीचे वाले पार्ट की अगर मैं बातें करता हूँ, नीचे वाला दोनों पार्ट बिल्कुल यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी दोनों पार्ट बिल्कुल सेम होगा। तो तुम कहोगे सर दोनों सेम पार्ट मुझे सी में भी नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर ए और बी में भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बातें करता हूं प्यारे दोस्त, नेक्स्ट की अगर मैं यहां पर बातें करता हूं, ये वाला पार्ट देखो पलट गया यहां पर। ठीक है, और ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम बना। ठीक है, अब तुम कहोगे सर यहाँ पर भी ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, ये पार्ट नेक्स्ट में पलट जाएगा, और अगर मैं नेक्स्ट में पलटने की बातें करता हूँ तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, फिगर्स वाले जो चैप्टर होते हैं दोस्तों, थोड़े से वो आपका टाइम लेंगे, और टाइम लेना भी लाजमी है, क्योंकि पेपर आपके जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 घंटे के हैं भाई। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। हालांकि जो रीजनिंग वाला सेक्शन दिया गया था, मैंने देखा कि ऑलरेडी पेपर में जो रीजनिंग वाला सेक्शन दिया गया वो 25 क्वेश्चन के लिए आपकी 10 से 11 मिनट बहुत है, इनफ है। ठीक है, हाँ, बट क्यों ना कहीं आप काफ़ी लंबे टाइम तक, कहने का मतलब जब आप आर्मी में सेवा करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका स्टडी से दूरी बन जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी आपका ये ले सकता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बातें करते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर अगर मैं बातें करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये एन वाला पार्ट देखो 2 बार रिपीट किया, एन वाला पार्ट, पी वाला पार्ट यहाँ पर रिपीट किया है, वी वाला पार्ट भी यहाँ पर रिपीट करेगा। ऑप्शन में अगर वी ऊपर है तो हमें नीचे की ओर वी मिलना चाहिए, और केवल ऑप्शन नंबर डी में हमें नीचे की ओर वी मिल रहा है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको तो देखते ही आप लोगों ने मार दिया होगा। ठीक है, आंसर कर दिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बैचेस में भी ये सारा पार्ट बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ था। ठीक है, देखो ध्यान से, अनिल ईस्ट की ओर देख रहा है, तुमने कहा ठीक है सर मैंने ईस्ट बनाया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को जब काटोगे तो कितना बचेगा? 45 तुम्हारा बचेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और 45 लेफ्ट का मतलब कि अगर आप ईस्ट पे जा रहे हो और आपको एंटी क्लॉक जाना पड़े, तो आप कहोगे सर एंटी क्लॉक तो मेरी ये दिशा होगी, भाई तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बातें करते हैं। 5वां नंबर, ओशियन में क्या होता है भाई? समुद्र में पानी होता है। ग्लेशियर में क्या होता है? तो भाई ग्लेशियर में तुम्हारा बर्फ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, आइस। ठीक है, वहीं पर अगर मैं 6 नंबर क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, तुम्हारी यहाँ पर एमकेसी पब्लिकेशन की बुक का सेम क्वेश्चन पेपर का, हाँ, बुक का सेम क्वेश्चन फिगर सीरीज का, जो मैंने ऑलरेडी लाइव क्लासेज में आपको सॉल्व भी करवाया हुआ था। जहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करूँ, देखो यहाँ पर 2 पेटल्स हैं, यहाँ पर देखो क्या हुआ, 4 कर्व लाइन है भाई, 2 कर्व लाइन, 4 कर्व लाइन, यहाँ पर देखो 5 कर्व लाइन, यहाँ पर टोटल 7 कर्व लाइन, और यहाँ पर 8 कर्व लाइन। तो तुम देख रहे हो सर कि यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, आगे फिर से कितने का आएगा? 1 मिनट थोड़ा चेंज करना। यहाँ पर प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 5 में 1 का अंतर, तो पैटर्न तुम्हारा 2 1 2 1 2 बनेगा, यानी कि आगे वाले फिगर में 10 लाइनें होनी चाहिए। तुमने कहा सर अगर मैं 10 लाइनों वाला ऑप्शन देखता हूँ तो ये ऑप्शन में बी तो कट गया।
ठीक है। उसके बाद ये पैटर्न तुम्हारा मूव कर रहा है और मूव करने के बाद जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। तुम्हारी मेजर कलसी की बुक का बिल्कुल सेम डाटा, ठीक है, सेम क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ भाई 7वां नंबर, देखो ध्यान से, फिगर्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से दिखते रहें भाई, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बातें करता हूँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो तुम्हारा दिया हुआ प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो, ये जो टी वाला पार्ट है ना, टी वाले पार्ट पर जरा ध्यान दो। तुम अगर टी वाले पार्ट पर ध्यान देते हो ना, तो ये पार्ट क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है ऊपर की ओर। पहली बात तो एक एक प्लेस ऊपर जा रहा है, दूसरी बात ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मूव कर भी कर रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक का मूव कर रहा है। तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जब ये पार्ट अगर ऐसा किया हुआ है तो सर ये पार्ट भी तो ऊपर जाना चाहिए भाई। जरा देखो ध्यान से, एक एक स्टेप ये ऊपर गया हुआ है, तो एक एक स्टेप इसे भी ऊपर लेकर के आओ। तुमने कहा सर आगे ये पार्ट देखो, अगर मैं एंटी क्लॉक घुमाता हूँ तो ऐसे जाएगा, उसके बाद मुझे ये पार्ट ऐसा मिलना चाहिए भाई ऑप्शन में, ऊपर की ओर। तुमने कहा सर ऑप्शन अगर मैं तलाशता हूँ तो 2 ऑप्शन ऐसे दिया है, ए और बी, ठीक है। और 2 ऑप्शन ए और बी के बाद जरा ध्यान से देखो, ये एरो तुम्हारा देखो, ये एरो मूव कर रहा है भाई, ये एरो यहाँ पर ऐसा बना है, ये एरो यहाँ पर ऐसा है, ऐसा है, 45 क्लॉकवाइज की ओर, एंटी क्लॉकवाइज की ओर मूव कर रहा है भाई। देखो ध्यान से, ये एरो तुम्हारा लगातार मूव कर रहा है प्यारे दोस्त, ठीक है। और इसी तरह से जब ये एरो मूवमेंट लेगा ना, तो यहाँ पर ये एरो हमारा किस टाइप का बनना चाहिए भाई, यहाँ से अगर ये मूवमेंट लेगा तो एरो हमारा इस टाइप का बनना चाहिए। बी नंबर तुम्हारा बिल्कुल राइट आएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं भाई, 8 नंबर क्वेश्चन। अगर मैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बातें करता हूँ ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं, 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है। तो देखो ये 8 नंबर और 9 नंबर दोनों बड़े मासूम से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ तुम्हारा, ये वाला पार्ट देखो, एरो ऊपर की ओर दिया हुआ है, फिर ये एरो तुम्हारा पलट गया है, ये एरो यहाँ पर है, ऊपर के बाद नीचे की ओर है, नीचे के बाद ये एरो उल्टा होकर के ऊपर की ओर जाना चाहिए। केवल ए और बी में ये पार्ट बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बातें करता हूं तो देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास ये डबल लाइन करके दिया हो, देखो ये एरो तुम्हें 2-2 करके दिख रहे हैं, यहाँ पर भी तुम्हें डबल लाइनें दिखेंगी, और यहाँ पर अगर ये सिंगल लाइन है ना तो ये पलट जाएगा, सेम बिल्कुल नहीं बनेगा। और क्योंकि यहाँ पर सेम बना हुआ है तो इस वजह से तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूं तो जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन आया था प्यारे दोस्तों, वो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का आया हुआ था, ठीक है। दूसरी बात, सारे के सारे जो तुम टॉपिक देख रहे हो ना कि जो आए हुए थे, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस क्लासेस में जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई थी, बिल्कुल वहाँ से सेम लगभग कॉपी पेस्टेड चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, 9th नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूं तो आपको दिख रहा है कि भाई अगर इस पैटर्न को मैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के इस पार्ट को अगर इधर की ओर टर्न कराता हूं ना, तो भाई अगर तुम इस पार्ट को इधर टर्न कराओगे तो ये पार्ट तुम्हें बिल्कुल कैसा दिखना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर बी के जैसा बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल का पार्ट पलटेगा तो वो तो दिखेगा नहीं, और ये वाला जो एरो वाला पार्ट है ना, ये गोला वाला पार्ट, ये ऐसा दिखना चाहिए था, ठीक है। चलो तो ये वाला पार्ट तुम जो देख रहे हो वो ऑप्शन नंबर बी में तुम्हारा बिल्कुल राइट। अच्छा एक मिनट देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी ना बन करके ये ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखो ऑप्शन नंबर सी क्यों बनेगा, ध्यान से समझो। यहाँ पर ट्रायंगल अगर मैं बात करूँ, ट्रायंगल तो तुम्हारा ये ऐसा दिखना ही चाहिए। दूसरी बात, ये जो गोला आना चाहिए क्रॉस ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आएगा, ना कि बी, ठीक है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बातें करता हूं प्यारे दोस्त, तो 10 नंबर देखो ध्यान से, तुम्हारा प्रॉब्लम फिगर जो दिया गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं क्योंकि ये जो फिगर्स के पार्ट है ना, ये ऑलरेडी तुम्हें क्लियर विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर ये जो फिगर दिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फोटो खींचने की वजह से ऐसा होगा, ठीक है। PDF के फॉर्मेट में थोड़ा सा एरर आने की वजह से होगा। देखो ध्यान से, तो इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर जो पार्ट है, पहला तो डबल लाइनें यहाँ पर होनी चाहिए भाई। तुमने कहा सर बी नंबर पे डबल लाइनें नहीं है, ये नहीं होगा। आगे अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों डबल लाइनों की, तो सी में भी तुम्हारा ये डबल लाइनें, अगर यहाँ पर मैं बातें करूँ ना, ठीक है, तो सी भी तुम्हारा राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे अगर मैं डबल लाइनों के बाद यहाँ पर ऐसे लाइनों की बातें करता हूँ, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन अभी दिख रहे हैं। एक तो देखो ए में तुम्हें डबल लाइनें दिखेंगी और ये पार्ट दिखेगा, एक डी में भी दिख रहा है, ठीक है। अब डिफरेंट दोनों में कहाँ है, डिफरेंस दोनों में कहाँ है भाई, डिफरेंस कहाँ है जरा चेक करो। तो तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टों में जो मुझे डिफरेंस दिखेगा वो यहाँ पर देखो पूरे में डबल लाइनें करके रखा हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं डबल लाइनों की बातें करूं भाई, तो पूरे में यहाँ पर भी डबल लाइनें करके दे करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो तुम्हारा प्यारे दोस्तों क्या आएगा, देखो यहाँ पर भी डबल लाइनें, ए राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर।
और 12 नंबर। देखिए 11 और 12 दोनों ही बहुत आसान से क्वेश्चन थे मैथमेटिकल ऑपरेशन का। मैंने पहले भी कहा था कि एक क्वेश्चन तो बिल्कुल श्योर आपको एग्जाम में मिलना है, ठीक है। और जब एक क्वेश्चन आपको श्योर एग्जाम में मिलना है तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था भाई, ठीक है। आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे डाटा की बातें करता हूँ, 3 पी का मतलब प्लस दिया है, 12 दिया हुआ है, आर का मतलब क्या दिया भाई, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 12 दूना 24, 3 27, ठीक है। पी का मतलब क्या दिया हुआ है, अच्छा और भी इक्वेशन है यहाँ पर, और भी इक्वेशन 54 से स्टार्टेड है, ठीक है। 54 से इक्वेशन असल में स्टार्टेड है, देखो ध्यान से। 54 लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एस का मतलब कहाँ गया, डिवाइड करके लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ, एस का मतलब डिवाइड दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, आर का मतलब मल्टीप्लाई दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, क्यू का मतलब माइनस दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। उसके बाद 3 पी लिखा हुआ है, पी का मतलब प्लस है। उसके बाद 12 दिया हुआ है, 12 के बाद आर लिखा है, आर का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे हम। 54 डिवाइड बाई 9 तुम्हारा 6 आता है और 6 गुणे 3 होता है 18। इस पूरे स्टेप को तुम काट के 18 लिखते, 18 माइनस 3 प्लस 12 गुणे 2 24, तुम्हारा 15 प्लस 24 आता है, 15 प्लस 24 होता है 39। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन देखो तुम्हारा सेम एक और क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम डिट्टो डाटा तुम्हारा रिपीट किया, डाटा ही रिपीट किया। देखो पैटर्न तो रिपीट कर रहा है सारे क्वेश्चन में, बट डाटा भी कई क्वेश्चन में रिपीट किया है प्यारे दोस्तों। जैसा कि तुम्हारा 12 नंबर क्वेश्चन, हाँ 9 11 क्या आता है, 9 11 जोड़ने पे 20 आता है, और 20 के बाद अगर तुम 20 और 11 जोड़ते हो 31 आएगा, 31 और 51 जोड़ते हो कितना आएगा, 82 आएगा। ये सम ऑफ प्रीवियस टर्म्स का क्वेश्चन था, सम ऑफ प्रीवियस टर्म। मैंने तुम्हें एक पैटर्न पढ़ाया हुआ है, सम ऑफ प्रीवियस टर्म्स। पीछे वाले 2 स्टेप को जोड़ने पे आगे वाला स्टेप मिलेगा, 11 9 20, 20 11 31, 31 51 82, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20 आएगा। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूं प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये वाला पूछा फिगरल सीरीज का, और मुझे पता है कि इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे साथियों को परेशानी भी हुई होगी। देखो ध्यान से, क्या था ये क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर राइट आंसर की बातें करूँ प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्टली जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन में गिवन नहीं था, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन था ना, वो देखो कैसे बनेगा तुम्हारा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो तुम्हारा पेंटागन बना हुआ, तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हेक्सागन दिख रहा है, ठीक है। पेंटागन के बाद तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, हेक्सागन दिख रहा है। अब तुम्हारा अगर यहाँ पे चतुर्भुज है तो तुम्हारा पंचभुज वाली आकृति बननी चाहिए, ठीक है। तुमने कहा सर सारी की सारी आकृतियां पंचभुज हैं भाई, ठीक है। आगे देखो, तुम कहोगे सर ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये एंटी क्लॉक सा घूम गया, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला जो पार्ट है प्यारे दोस्तों, ये क्लॉकवाइज सा घूम गया है, ठीक है। यहाँ पर भी ये वाला पार्ट क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर क्लॉकवाइज में घूमेगा तो तुम्हें ये वाला पार्ट ऐसा दिखना चाहिए भाई। देखो जरा किस ऑप्शन में आएगा, तो प्रॉपर अगर तुम ये ऑप्शन देखते हो तो केवल तुम्हें ये ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, ए ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। और देखो जो भी साथी कहने का मतलब, अगर आप देखोगे ना जिस भी स्टूडेंट का पेपर है, ऑलरेडी कहने का मतलब अगर देख रहे हो कि ऑफलाइन में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिल्कुल राइट मार्क किया होगे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारी जारी नहीं है आपकी, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूं तो प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, तुम्हारा ये वाला पार्ट 8 भागों में विभाजित हो गया, ये पार्ट भी 8 भागों में विभाजित होगा, ठीक है। और तुम अगर 8 भागों में विभाजित करने की बातें करोगे तो ऑप्शन नंबर ए ही केवल एक ऐसा इकलौता पार्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं 15 नंबर की बातें करता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। तुम कहोगे सर अगर मैं 15 नंबर क्वेश्चन की बातें करता हूँ भाई, गोला वाला ये जो बाहर वाला पार्ट है ये बड़ा हो गया है, ठीक है, ये ट्रायंगल वाला पार्ट बड़ा बन जाता। तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल वाला पार्ट दिखूं, ए और डी तो कभी नहीं आएगा। ट्रायंगल वाला पार्ट नीचे है, स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ पर नीचे होगा, जरा देखो किस वाले पार्ट में है, तो सी वाले पार्ट में स्क्वायर वाला पार्ट नीचे, सी ऑप्शन बिल्कुल तुम्हारा राइट आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं भाई, 16 नंबर। अच्छा तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारे एग्जाम में वर्बल से ज़्यादा नॉन वर्बल का वेटेज है, जो मैंने पहले भी कहा हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, 16 नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूं प्यारे दोस्त, तो 16 नंबर क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से। तुम्हारा ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला जो फिगर है ये क्या कर रहा है, ये ब्लैक वाला पार्ट 135 क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, 135
देखो ध्यान 135 क्लॉकवाइज मूव किया है, उसके बाद तुम कहोगे सर कितना गया 90 डिग्री का 135 क्लॉकवाइज मूव किया, 90 एंटी क्लॉक गया, ठीक है 90 एंटी क्लॉक गया, फिर से 135 क्लॉकवाइज जाएगा। 135 क्लॉकवाइज का मूवमेंट का मतलब ये वाला ऑप्शन तुम्हें ऑप्शन में दिखना चाहिए था भाई। ये जो ब्लैक पेटल है मुझे ऐसा दिखना चाहिए था ऑप्शन में, केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बिल्कुल ही राइट आंसर आता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन की बातें करूँ भाई, चौकोर वाला पार्ट देखो यहाँ पे 3 वाले पार्ट बन गया, ठीक है 3 सर्कल थे, 1 सर्कल हो गया। अब अगर यहाँ पर ये 3 आधी आधी लाइनें हैं ना, ये 3 क्या होंगी, ये सिंगल ऊपर में ऐसे लाइन बनेगी। तुमने कहा सर ये सिंगल ऊपर लाइन केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया है, दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, और देखो प्यारे दोस्त ये बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर जिस भी स्टूडेंट ने उसने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलरेडी रीजनिंग में सही करने का प्रयास किया। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी गलत हो गए, एग्जाम में टाइम का भी प्रेशर होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अच्छे ढंग से तैयारी करने के बाद आप भी बिल्कुल इन्हें राइट अटेंड कर सकते थे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बातें करूँ ना, 19 और 20 नंबर, तो 19 और 20 नंबर दोनों बहुत आसान से क्वेश्चन थे। हालांकि मैं देखा हूँ इन्होंने 19 नंबर क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, जबकि ऑलरेडी मैंने डॉट मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ है ऐप पर। ठीक है, हाँ देखो ध्यान से, अब अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बातें करूँ ना, तुम्हें यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है डॉट वाला ना, यही ढूंढना होता है तुम्हें सेम ऑप्शन में। तुम्हें ऐसा डॉट ढूंढना होगा जो कि केवल स्क्वायर और सर्कल के बीच में मिले। तो जरा देखो स्क्वायर और सर्कल वाला कॉमन कोई पार्ट मिल रहा है क्या, ऐसा पार्ट जिसमें केवल स्क्वायर हो, जिसमें केवल सर्कल हो। तो तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये पार्ट मुझे नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, केवल डी में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे स्क्वायर और सर्कल केवल कॉमन है, और ऑप्शन से एलिमिनेट करने पे डी ऑप्शन आएगा। पूरे के पूरे फिगर को सेटिस्फाइड कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और बात है, अगर तुम्हारा आंसर डी आ रहा है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला डी आएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं 20 नंबर की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत आसान सा, ध्यान से समझो। फिगरल मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको यूट्यूब के साथ साथ ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया हुआ है ऐप पर। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, एक के बाद जरा देखो ध्यान से कितना हो गया है, 2 फिगर। ठीक है, ऊपर वाला फिगर डबल हो गया है, ये ट्रायंगल सा ये जो पार्ट बनाया है ना 3 पार्ट, ये 3 का पार्ट 6 हो जाएगा। तुमने कहा सर देखो 6 वाला पार्ट ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल राइट आएगा। और तुम्हारे एग्जाम में एग्जामिनर ने तुम्हें सी को डी पर रख करके इस तरह से भी परेशान किया हुआ है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं 21 की बातें करता हूँ भाई, 21 नंबर देखो ध्यान से जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से तुम्हारा क्या दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना, देखो लेटर सीरीज से क्वेश्चन है, डी एफ दिया हुआ है, डी के बाद जी दिया हुआ है, 3 का डिफरेंस है, जी के बाद के दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डी का नंबर होता है 4, जी का होता है 7, के का होता है 11, एन का होता है 14, आर का होता है 18। 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर से 3 का डिफरेंस होता है। 18 में 3 जोड़ने पे 21 आता है। 21 पर स्टार्टिंग में ऑप्शन के यू होना चाहिए, 2 ऑप्शन के स्टार्टिंग में यू है। आगे देखो ध्यान से, एफ का नंबर 6, 4, यहाँ पे +4 किया हुआ है प्यारे दोस्त। देखो ध्यान से, यहाँ पे +4, +3, +4, +3, +4 करोगे तो तुम्हारा u के बाद x होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारा ux, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। दूसरी बात, जितने भी साथियों को, हाँ बहुत सारे साथियों को ऑलरेडी ब्लड रिलेशन पढ़ाया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल यूट्यूब पे भी आपका ब्लड रिलेशन पढ़ाया गया था, ऐप पर भी लगातार ब्लड रिलेशन आपका पढ़ाया गया था। और आपकी ही बुक का, ठीक है, मेजर कलसी की आपकी ही बुक का जो पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, कौन सा, राजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन करके। ठीक है, बिल्कुल हूबहू ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम दिया गया है। और दूसरी बात, ऑप्शंस भी बिल्कुल उसी तरह से सेम ऑर्डर में रखे गए हैं जिस तरह से बुक में दिए गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बिल्कुल सेम डाटा भी आपका डिफेंस में क्या कर रहा है, डिफेंस का डाटा ऑलरेडी देख रहे हो कि बुक से उठा करके वो चीज़ें रखी जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब जब आप ऑलरेडी डिफेंस में एक लैंडमार्क इस्टेब्लिश करते हो ना, तो आपकी ही बुक प्रेफर करके वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं 23 नंबर की बातें करता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो बहुत सारे साथियों को इसका आंसर पहले से भी याद होगा, और वो उन्होंने राजन टिक कर दिया होगा क्योंकि सेम डाटा है बुक का। ठीक है, चलो हालांकि यहाँ पे देख लेते हैं, राजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन। राजन क्या है भाई, सचिन का ब्रदर है।
ठीक है, राजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन एंड मानिक इज द फादर ऑफ राजन। तुमने कहा ठीक है सर, मानिक इज द फादर ऑफ राजन। जगत ऑफ, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा इसको स्मॉल कर दे क्योंकि एक पार्ट हिडन कर रहा है। जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। जगत क्या है भाई? प्रिया का भाई है। अगर जगत प्रिया का भाई है, अलग से बना लो, जगत प्रिया का भाई है। उसके बाद लिखा है प्रिया डॉटर है सचिन की। तुमने कहा ठीक है सर, प्रिया डॉटर हो गई सचिन की, जगत तो यहाँ बनेगा सर। आगे बताओ जगत का अंकल कौन है? जगत का अंकल भाई जगत के पिता का पिता, जगत के पिता का भाई, जगत के पिता का भाई आर होगा और आर फॉर क्या है? राजन। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बिल्कुल राइट आएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट के 2 क्वेश्चन की बातें करते हैं, 24 एंड 25। 24 नंबर देखो क्वेश्चन जरा क्या आया हुआ था। 24 नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ, 4 ऑप्शन आपके बिल्कुल, हाँ यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन है, एक ऑप्शन डिफरेंट वाला हमें पता करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं डिफरेंट ऑप्शन की बातें करता हूँ भाई, तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एजम्पशन, ठीक है। एजम्पशन का मतलब संकल्पना हो गया, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, इन चीज़ों को करने के बाद बेसिकली आप एक पॉजिटिव निष्कर्ष की ओर आते हो, ठीक है। बट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो गया? बेसिकली कहने का मतलब पाखंड टाइप का, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हाइपोथेसिस ना तुम्हारा यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एजम्पशन कहने का मतलब आपस में रिलेटेड करेंगे, ठीक है। किसी चीज़ को जब आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हो ना, तब वहाँ पर क्या होता है? हाइपोथेसिस आता है, ठीक है। तो झूठी कोई संकल्पना नहीं है, ठीक है। चलो इसका अगर मैं बातें करूँ ना 25 वाले क्वेश्चन की, अब अगर मैं रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ, ठीक है। अच्छा इस बच्चे ने क्या मार दिया? एक्सपेरिमेंट मार दिया। नहीं, एक्सपेरिमेंट इसका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हाइपोथेसिस बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन कभी जल्दबाजी में आपसे गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हालांकि मैं देख रहा हूँ कि अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ इन्होंने, लगभग 25 में अगर मैं देख रहा हूँ तो लगभग इन्होंने 19 से 20, ठीक है। हालांकि रीजनिंग में मैंने आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया हुआ था, ये 25 में 25 आप सही कर पाओ, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अगर मैं 25 नंबर क्वेश्चन की बातें करता हूं भाई, तो यहाँ 2 कपल्स हैं जिनके 1 बच्चे हैं, ठीक है। 2 कपल्स हो गए, एक मैन हो गया, एक गर्ल हो गई, ठीक है। उसके बाद इनका 1 बेटा हो गया। इसी तरह से एक और कपल बना लेते हैं, इनका भी 1 बेटा हो गया, ठीक है। आगे उसके कुछ देर बाद एक ओल्ड मैन आता है और एक ओल्ड वुमेन आती है, इंटर करती है रूम में। तुमने कहा ठीक है सर, ये ओल्ड मैन हो गया, ये ओल्ड वुमेन हो गया। फॉलोड बाई 3 कपल्स, किसके साथ आते हैं? 3 कपल्स के साथ आते हैं। तुमने कहा ठीक है सर 3 कपल है, 3 कपल बना लेते हैं भाई, 3 कपल बना लेते हैं। चलो विथ 2 चिल्ड्रेन, इनके कितने बेटे हैं? इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे या 2 बेटियां हैं। मैंने कहा ठीक है 2 बेटे या 2 बेटियां हैं। अब तुमसे पूछा हुआ है बताओ यहाँ पर टोटल कितने पर्सन हैं। तुमने कहा बिल्कुल सर मैं इसे निकाल सकता हूँ। यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ, 3 तुम्हारे पर्सन, यहाँ पे कितने पर्सन दिए हैं भाई? 3 पर्सन यहाँ पे हो गए तुम्हारे, 3 3 6 हो गए, 6 2 8 हो गए भाई। 8 के बाद 4 4 4 12 यहाँ पर हो गए भाई, 12 पर्सन यहाँ हो गए। और 12 2 14 और 14 6 20 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट था। यानी कि अगर मैं रीजनिंग वाले सेक्शन की बातें करूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आपसे काफ़ी सारे अच्छे पूछे गए। दूसरी बात, आपकी 6x6 आंखों का भी बहुत सारा कंप्लीट टेस्ट लिया गया, ठीक है। क्योंकि आप देखें जितना वर्बल पूछा गया उससे ज़्यादा नॉन वर्बल पूछा गया है प्यारे दोस्त, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। कट ऑफ की लिस्ट में भी आप बेसिकली आएंगे, ठीक है। और ना केवल कट ऑफ की लिस्ट में बल्कि काफ़ी सारे अच्छे नंबर भी लेकर के आप आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं, मैथ्स वाले सेक्शन की। सभी साथियों जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी को पता है एसएससी का पेपर हुआ, बहुत ही अच्छा पेपर आया था। जो भी बच्चे इस पेपर में एग्जाम में बैठे थे, अगर आपने थोड़ी भी स्टडी कर रखी थी अपने अर्थमेटिक का और एडवांस मैथ का, तो आई होप कि आपने बेहतर किया होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर इनके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस एसएससी में आए थे वो किस लेवल के आए थे और इन क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए बच्चों 26 नंबर के क्वेश्चन की, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्लॉट। एक हमारे पास सर्कुलर प्लॉट है, उस प्लॉट का हमें क्या निकालना है? उस प्लॉट का हमें निकालना है फाइंड पेरीमीटर, उसका सरकमफेरेंस निकालना है। पेरीमीटर नहीं लिखना होना चाहिए, यहाँ पर सरकमफेरेंस होना चाहिए, परिधि निकालना है। विच ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 154 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया दिया गया है 154,
तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी बच्चों हमें पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, सरकमफेरेंस पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, पेरीमीटर जिसे कह रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं 2 पाई आर, यानी हमसे 2 पाई आर का वैल्यू पूछ रहा है। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान अगर हमें पता चल जाए तो बच्चा पेरीमीटर आ जाएगा, आर का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से काटेंगे बच्चों, यहाँ पर 22 आ जाएगा 7 बार, 7 49, आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 7। आर का वैल्यू 7 आ गया तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44। आंसर क्या हो गया बच्चा सी ऑप्शन। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन पे टिक किया होगा उनका एक करेक्ट आंसर रहा होगा। तो क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन भी है वो भी बहुत ही बेसिक है, बस थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 101% आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर, 112 यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है। 4a का वैल्यू 112 दिया गया है, 4 से काटोगे 4 दूना 8, 4 8 32, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। कह रहा बच्चा इसका एरिया क्या होगा, 28 का स्क्वायर कर दो, 28 का स्क्वायर होता है 784, कितना होता है 784। आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी हमारे पास जो ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज है और उनका जो साइड दिया गया है, जैसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, हमें ए बी और ए सी का जो साइड दिया गया है कितना दिया गया है 5, यानी बच्चा ए भी 5 है, ए भी 5 है। बी सी का वैल्यू कितना दिया गया है 6 दिया गया है। जी क्या है इनका सेंट्राइड है, सेंट्राइड मतलब सामने की भुजा पे मीडियंस डालते हैं, जहां भी ये मिल जाते हैं उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, वही हमारा सेंट्राइड होता है जो इनके बीच के रेशियो का बच्चा 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ए जी का लेंथ बताना है, ए से लेके जी तक का लेंथ बताना है। अगर बच्चा ए हमारा जो है 6 है तो ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। यहां पर आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ए 5 है, ए 3 है तो ए भुजा कितनी होगी, ए भुजा 4 होगी। 4 का वैल्यू जो होगा 2 और 1, यानी क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में होगा, ये 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 1 यूनिट का अगर मान निकालोगे 4/3 होगा। आपको निकालना है 2 यूनिट का मान, क्योंकि ए से जी तक की दूरी निकालना है बच्चा। 4 दूना 8/3, आंसर क्या हो गया 8/3, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29, अ पैसेंजर ट्रेन विच मूव्स 5 किलोमीटर फास्टर देन अ बस। एक बस से पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है 5 किलोमीटर ज्यादा है। बस का भैया x मान लो, पैसेंजर ट्रेन का x + 5 हो जाएगा, 5 ज्यादा चल रहा है बच्चों स्पीड में। टेक्स 1 हावर लेस फॉर द जर्नी फॉर 150 किलोमीटर्स। 150 किलोमीटर अगर बस जाएगी और 150 किलोमीटर अगर ट्रेन जाएगी तो ट्रेन को बच्चा 1 घंटा कम लगेगा। दूरी दोनों केस में 150 है। इसका स्पीड क्या है यक्स है बस का। दूरी बटे चाल, बस का बच्चा टाइम आ जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी 150 ही है, ट्रेन की स्पीड 5 ज्यादा है। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, बस का टाइम ज्यादा लगेगा, ट्रेन का टाइम कम लगेगा, दोनों में डिफरेंस 1 घंटे का है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को बाई कॉन्सेप्ट करोगे तो बहुत लेंदी होगा। ऑप्शन गेस कर लो, सेकंड में हो जाएगा। 25 अगर इसका वैल्यू रखोगे तो 25 छक्का 150, 25 और 5 30 हो जाएगा, 3 5 15, 6 घंटे और 5 घंटे में डिफरेंस कितने का आ गया 1 घंटे का। आंसर विल बी 25। तुरंत आप गेस कर पाओगे, आंसर क्या होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 है। एक एंगल दिया गया है पैरेललोग्राम का, कह रहा है कि 1 एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इस 24 लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल हमें नहीं पता है, अगर हम थीटा मान लें तो दूसरा जो एंगल होगा बच्चा स्मॉलेस्ट एंगल के 2 टाइम्स से 24 कम होगा, क्योंकि ये छोटा वाला है तो ये बड़ा वाला होगा। ये हमारा कौन सा होगा लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा। कह रहा है बच्चा जो हमारा 1 एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल के दोगुने से 24 कम है, दोगुना किया उससे 24 कम कर दिया तो हमारा लार्जेस्ट एंगल आ गया। बच्चा ए 1 साइड का होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के कोण क्या होंगे इनके इक्वल होंगे। थीटा और थीटा मिला के 2 थीटा हो गया।
और बच्चा 2 थीटा माइनस 24, 2 से गुणा करोगे 2 दूना 4 थीटा और 24 दूना 48 माइनस 48, दोनों का आपको योग जो मिला के मिलेगा चारों कोणों का वो 360 मिल जाएगा। चतुर्भुज है तो अंदर के जो चारों कोण होंगे बच्चा उनका योग कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 4 2 6, 6 थीटा बराबर 360 प्लस 48 कर दोगे भैया, थीटा का मान आ जाएगा 8, 6 4 10, 3 1 4, 6 से काटोगे, 6 से काटोगे बच्चा 6 4 का 36 और 4 6 48, 68 आ जाएगा। आपसे पूछा कौन सा है, लार्जेस्ट एंगल पूछा है, तो लार्जेस्ट एंगल का मान है 2 थीटा माइनस 24, तो 2 गुणे 68 माइनस 24, 2 अठे 16, 2 छंग 12 और 1 13 माइनस 24, 2 आया बच्चा 112। 112 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू होल नंबर्स इज 1500, यानी दो हमारे पास को प्राइम नंबर है, इनका प्रोडक्ट कितना दिया है 1500 दिया है। एचसीएफ बच्चा आपको 10 दिया है, एचसीएफ आपको 10 दिया है। एलसीएम आपसे पूछा है, एलसीएम पूछा है आपसे, तो आप सभी को पता है एलसीएम जो होता है एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों। यहाँ पर 15 10 गुणे 1500, यानी फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। 3 0 आप बढ़ा देंगे, 15,000 विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स 117, तो एलसीएम क्या होगा बच्चा, को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट अगर आपको इतना दिया गया है एलसीएम भी बच्चा वही हो जाएगा जो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर इनका फैक्टर भी करोगे 13 और 9 ही होगा, और कोई फैक्टर करोगे तो हमारे को प्राइम नंबर में नहीं आएंगे, और 13 और 9 का जो एचसीएफ होगा वो एक ही होगा। एचसीएफ का अगर को प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम भी हमारा 117 हो जाएगा। 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स, इस तरीके से बच्चा आपका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए क्वेश्चन 7/12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपने पूरे कॉन्सेप्ट को इनके पढ़ा होगा क्लास में। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का आपको दिया गया है 235 सम, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स बच्चा दिया गया 23, एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर 42 दिया है। 4th नंबर आपसे पूछा है 7 संख्याओं का योग आपका 235 है, कितना है 235 है। शुरू की 3 संख्याओं का योग 23 है, तो 23 गुणा में 3 कर दोगे, इनका औसत 23 है, योग निकालना है 3 3 का 9, 3 दूना 6 हो जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 42, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 126 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ए शुरू की 3 और लास्ट की 3 संख्याओं का योग हो जाएगा, कितना 9 6 15, 6 2 8 1 9, 195, और सातों संख्याओं का योग 235 है, तो भैया यहाँ पर हमारी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 7वीं 40 हो जाएगा बच्चा। सातों संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 40 आ जाएगा, विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। इसमें बच्चों इस सीरीज प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ पर जो दिमाग लगाया गया अभी यहाँ पर वर्क नहीं हो पा रहा था कि इसमें क्या चल रहा है, बहुत सारे एंगल्स लगाए गए, लेकिन आंसर फाइनली जो निकल के आ रहा है यहाँ पर अप्रॉक्स में यही आ रहा है, लेकिन अभी करेक्ट इसको हम बता नहीं पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का कुछ वैल्यू हो सकता है इधर उधर हो, जो भी हो, इसमें करेक्ट सीरीज में अभी लग नहीं पा रहा था जो भी था इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, A plus V can do a work in 5 days, okay? B and C can do a work in 7 days. A and C can do a work in 4 days. बच्चा एलसीएम ले लोगे 140, 5 से कट करोगे, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 7 से 20, 4 से कट करोगे 35, चौका 140 होता है। अब बच्चा कह रहा है कि थोड़ा सा सवाल लेंदी हो जाएगा याला, दीज विल टेक लिस्ट ऑफ इफ पुट एलोन, अगर ये लोग अकेले के लिए काम करेंगे तो किसको ज्यादा समय लगेगा, व्हिच अमंग दीज विल टेक लिस्ट, किसको कम समय लगेगा। अगर ये बच्चों अकेले के लिए काम करेंगे तो कौन सा व्यक्ति होगा जिसको सबसे कम समय लगेगा। तो अब देखो तीनों की एफिशिएंसी अगर निकालोगे तो 8 5 3, 8 5 13, 3 2 5 2 7 1 8,
83 आ जाएगा तीनों का इफिशियंसी। लेकिन इसमें 2 टाइम्स ए हैं, 2 टाइम्स बी हैं, 2 टाइम्स सी हैं। 2 से डिवाइड कर दोगे बच्चा a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी 83/2। दशमलव बिल्कुल मत ले जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, सवाल लेंदी हो जाएगा। अगर हमें a का निकालना है तो बच्चा 83/2 में से b और c को हटा देंगे तो a की इफिशियंसी आ जाएगी। 83/2 में से b और c का कितना वैल्यू है, 20 है इफिशियंसी। तो बच्चा 20 दूना 40, 83 में से 40 जाएगा 83 में से 40 जाएगा 43 आएगा। 43/2 a की इफिशियंसी आ गई। वैसे अगर बच्चा b का इफिशियंसी निकालना है तो 83/2 में से आप किसका घटा दो, a और c का घटा दो। a और c का 35 है, 35 दूना 70, 83 में से 70 जाएगा 13/2 आ जाएगा b की इफिशियंसी। c का निकालना है तो 83/2 में से प्यारे बच्चों आप घटा दीजिए यहाँ पर a और b का। a और b का आपका 28 है तो 83 माइनस 2/16, 2 दूना 4, 1 5, 56 आ गया। 56 घटाओगे बच्चा 7 आ जाएगा और साथ में 27/2 आ जाएगा। अब एक बात को समझिएगा, a का निकालना है तो टोटल वर्क में a की इफिशियंसी से भाग कर दो। 43/2 से भाग करोगे तो 2 बच्चा ऊपर चला जाएगा, 43 बटे में आ जाएगा, यानी 280/43 आ जाएगा। b का निकालना है तो 140 में b की इफिशियंसी से भाग कर दो। b का इफिशियंसी 83/2 है तो 83/2 है तो 83 बटे में आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 280/83 आ जाएगा। यहाँ पर 280 बटा कितना आया, नहीं बी का बच्चा ये नहीं आया, बी का कितना आया 13/2 आया है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया 13/2, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लिखोगे 13 लिखोगे, क्लियर। सी का निकाल लो, सी का निकालोगे, सी की इफिशियंसी आई 27/2 तो 140 में क्या करोगे 27/2 से भाग करोगे, 2 ऊपर आ जाएगा तो 280/27। अब देखो अंश सबके बराबर हैं, अंश अगर सबके बराबर हैं तो हर जिसका बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा आएगा। तो हर सबसे बड़ा किसका है बच्चा, ए का है, तो ए का वैल्यू सबसे छोटा आएगा, यानी सबसे कम समय कौन लेगा, ए लेगा। आंसर विल बी ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा बच्चा, ए आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा, लेकिन एक क्वेश्चन लेंदी था। लेंदी होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि डाटा आपको जो मिले हैं वो डाटा कट नहीं रहे हैं, ऐसे डाटा दे दिए गए हैं जो पॉइंट में जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करोगे तो कम टाइम में हो सकता था सवाल। बच्चा 37 नंबर, कोई आर्टिकल है 24 में सेल हो रहा है, आफ्टर डिस्काउंट 20% डिस्काउंट दिया गया, मार्क प्राइस 100% मान लो, तो सामान बिका 80% में, बिका कितने में 24 में, 1% का मान निकालोगे 24/80 गुणा 100 करोगे, 0 0 कटा 8 3 24, वैल्यू बच्चा 30 आया। ये मार्क प्राइस 30 आया। कह रहा अगर 30% डिस्काउंट पे बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा, 30% डिस्काउंट दोगे तो बच्चा 70% में सेल करोगे, 30 का 70% निकालोगे 7 3 21, आंसर विल बी 21, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चा। अगला सवाल देखो, यहाँ पर आपका है sin 135 को लिख सकते हैं cos 45 डिग्री। जब इनको 90 के साथ रिलेट करेंगे बच्चा, ए आपका हो जाएगा sin 45, क्योंकि cos को अगर 90 + थीटा में कन्वर्ट करोगे तो sin cos आपका चला जाएगा, cos को अगर 90 + थीटा में कन्वर्ट करोगे तो cos जाएगा बच्चा माइनस sin थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2, 1/2 कैंसिल, बच्चा 0 विल बी राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों हम लोग का यहाँ। इसका आपको सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होते हैं बच्चा 180 होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के 90 होते हैं, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। एक के 80 है, दूसरा आपका 100 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में आपका 90 होता है। अगला क्वेश्चन देखो 41, sin A इंटू cos B, cos A इंटू sin B, sin A माइनस B का फॉर्मूला है, sin A माइनस B का फॉर्मूला है। A का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, A का वैल्यू दिया गया है बच्चा π/4 और B का वैल्यू कितना दिया गया है π/12। एलसीएम ले लेंगे 12, एलसीएम 12 ले लेंगे, 4 तिहाई 12 और 12 का नम 12, तो आ जाएगा sin 2π/12। 2 से कट करोगे बच्चा 2 छंग 12, तो sin पाई का मान 180 होता है, 180/6, 6 3 18,
6 3 18, साइन 30 का मान होता है 1/2, आंसर विल बी 1/2, किसी ऑप्शन में नहीं है। 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, 0.5, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए 42, कोसेक थीटा का मान दिया है। कोसेक का मतलब क्या होता है? कोसेक का आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा बच्चा, कर्ण बटे लंब होगा। कर्ण आपका √10 है, लंब नहीं पता है 1 मान लो, आधार निकाल लो, क्योंकि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमें पता है, आधार हमें नहीं पता है। बच्चा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10 - 1 9 आ जाएगा, आधार बराबर √9, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बच्चा कर्ण का वैल्यू कितना है? √10 है, आधार का मान कितना है? 3 है, तो √10/3 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है करेक्ट आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों, अगला नंबर है, इफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 1/2 इज 48 स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा 43 नंबर क्वेश्चन जो था आपका, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था, इसका भी आंसर आपका 4 आ रहा था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसका आंसर 4 आता। फाइनली आप सॉल्व भी करना चाहेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन आपका बच्चों अगला है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए, इफ लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड इज 8 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ। प्यारे बच्चों हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड है, इसका चौड़ाई कितना दिया गया है नहीं पता है, x है, लंबाई कितना होगा 8 ज्यादा होगा तो x + 8 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 7, अगर बच्चा लेंथ इसके साथ बढ़ा दी जाए तो यहां पर हो जाएगा x + 15, 8 7 15, और ब्रेथ को क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए 4, तो क्या हो जाएगा बच्चा x - 4, लेकिन एरिया क्या रहेगा इनका सेम रहेगा। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x + 8 गुणे x, ये पहले का एरिया हो जाएगा, और घटाने और बढ़ाने के बाद का जो एरिया हो जाएगा x + 15 गुणे x - 4 हो जाएगा। दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बच्चा यहाँ हो जाएगा x² + 8x बराबर x² - 4x + 15x - 15 चौका 60 हो जाएगा। क्लियर, x² से x² कैंसिल, 8x हो गया 60 को इधर ले लो, प्लस हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 15 में से 4 जाएगा 11x - 8x, 3x बराबर आपका आ गया 60, भैया 3 से काट दोगे 20 आ जाएगा x का वैल्यू। पूछा क्या गया है, लेंथ एंड ब्रेथ। बच्चा लेंथ आपका हो जाएगा 20 + 8 28, और ब्रेथ हो जाएगा बच्चा आपका 20, 20 और 28 किस ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन में। लेंथ पहले आएगा फिर बच्चा आपका ब्रेथ आएगा 28 और 20। क्लियर, चलिए अगला सवाल है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर थ्राइस ऑफ दैट स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ 3/2 सेंटीमीटर साइड्स ऑफ द स्क्वायर विल बी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो 45 नंबर क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने जस्ट ऊपर देखा, थोड़ा सा चेंजेस। अगला क्वेश्चन है 46, यहाँ पर आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, √AV होता है, यानी 5 × 20 करोगे बच्चा 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा, और 100 यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द बिटवीन 5 and 20, मीन प्रोपोर्शन ऑफ द 5 and 20। तो बच्चा 5 और 20 का 20 पंचे 100 हो जाएगा। 100 का अगर आप निकालेंगे करेक्टली इसका आंसर बच्चों हम लोग का 10 आ जाएगा। हमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, मीन प्रोपोर्शन ही निकालना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बिकॉज √100 आ गया तो हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना था, वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग पासेस अ टेलीग्राफ पोल इन 10 सेकंड्स, द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आप सभी को पता है d = st होता है, दूरी 110 दिया गया है, टाइम बच्चा 10 दिया गया है, आपका स्पीड आ गया 11 मीटर/सेकंड। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल आए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चन जो आपको थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इजी हैं। मीन ऑफ द 5 नंबर्स इज 30। प्यारे बच्चों 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो एक नंबर को हटा दिया गया, 4 नंबर बचे, इनका बच्चा औसत 28 दिया गया, 8 चौका 32, 4 दूना 8 3 11, 112 हो गया। आपका एक्सक्लूडेड नंबर देखना है, 8 हो गया 38, 38 आपका बच्चा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 49, इसका बच्चों आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन, जैसा भी हम लोगों ने किया था सिमिलर एरिया के ऊपर वैसा ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर आपका 50 देख लेते हैं, इसके बाद 50 नहीं है। तो बच्चा 50 क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और यहां पर बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, ये आपका क्वेश्चन बच्चों 50 नंबर है। तो आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 4.8 इसका आंसर होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन हो गए एंड आई होप कि आप लोग इसे मैच कर सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद मेरे देश के शेष सैनियों। तो फटाफट आइए तुरंत सलूशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए गुरु पर्व जो है बच्चा यहाँ पे गुरु पूरब, ये किससे है संबंधित? क्योंकि जो सिख गुरु थे, जो सिख धर्म के फाउंडर थे, उन्हीं से संबंधित है, गुरु नानक जी से। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम बोट रेस की बात करें तो प्यारे बच्चों बोट रेस आप जानते हैं कि ये केरल में सेलिब्रेट होता है, और केरल में बच्चा जो ओणम फेस्टिवल होता है ना उसी टाइम में, तो ओणम फेस्टिवल ये भी केरल में, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ईयर देखो, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार पूछा जा रहा है तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में बच्चा वर्ल्ड वार हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार प्यारे बच्चों। और अगर सेकंड वर्ल्ड वार की हम बात करें तो 1939 से लेकर के 1945 तक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो है स्टार्ट से पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच रैंक हैज नो इंसिग्निया इन इंडियन आर्मी? प्यारे बच्चों ये देखो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट देखिएगा, थॉमस कप एसोसिएटेड विथ। देखो प्यारे बच्चों अगर थॉमस कप पूछा जाए या फिर उबेर कप पूछा जाए तो ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, ध्यान रखना। हु वाज नेम्ड इंडियाज क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी बाय विजटन? प्यारे बच्चों सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रपोज्ड अ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी? प्यारे बच्चों डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडिया ही, और आप ध्यान जानते भी हैं कि हमारे यहाँ इंडियन सोलर अलायंस जो कि इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, गुड़गांव जो जिसका पुराना नाम गुड़गांव हुआ करता था हरियाणा में। तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रपोजल। आगे इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, हु वन ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चेरी ब्लॉसम देखिए जो फेस्टिवल है बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और लगातार ये बच्चा बताया जाता रहता है कि चेरी ब्लॉसम दिमाग में अपने सेट रखिए। और देखिए ये कहाँ पे है चेरी ब्लॉसम? देखो ये चेरी ब्लॉसम शिलोंग, अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों शिलोंग टाइप में होता है। अब शिलोंग मेघालय, तो मेघालय तो ऑप्शन में तो है नहीं प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो हमें देखिए जब वो नहीं दिया है तो यहाँ पे रिसेंटली हम लोग इसको पास में ही सेलिब्रेट किए थे, इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये वाला। तो ध्यान रखे रहिएगा, वैसे शिलोंग ऑप्शन में होना चाहिए तब वो होता, नहीं तो अदरवाइज ये हम लोग करते हैं आंसर। आगे देखिएगा सांझी आर्ट अगर बात करें तो सांझी आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है, ये उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। द वर्ड देखो सत्यमेव जयते, प्यारे बच्चों सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखो तुलिका मैन, और ये तुलिका मैन जो कॉमनवेल्थ गेम था 2022 वाला जो कि बर्किंघम में हुआ था, कहाँ हुआ था? बर्किंघम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक ना, तो वहाँ पे हुआ था। जबकि 2026 वाला जो है विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो प्यारे बच्चों ये जूडो से संबंधित है साहब। आगे ध्यान रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। वाडा, देखो वाडा हो या फिर नाडा हो, दो चीज़ें, और ये क्या है? वाडा। अब देखो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, डोपिंग एजेंसी, अगर कोई मादक पदार्थ लिया जाता है खिलाड़ियों के द्वारा तो उसको रोकने की एक संस्थान है। तो प्यारे बच्चों इसका हेडक्वार्टर जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। और नाडा का जो हेडक्वार्टर है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो ये हमारे नई दिल्ली में है, ठीक है, तो ये नई दिल्ली में है और ये कनाडा के मॉन्ट्रियल। चलो नेक्स्ट अगला देखिए, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। ये देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पाक अफगान बॉर्डर? देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बोलेगा या फिर भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर बोलेगा? तो प्यारे बच्चों हमेशा डूरंड लाइन ही हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है, और ध्यान रखे रहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो ये वाली लाइन भी आपके बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट अगला देखिएगा, RIMC, तो ये प्यारे बच्चों देहरादून उत्तराखंड इसका सही है। राष्ट्रीय, देखो अब जो हमारा जो राष्ट्रीय भारतीय जो मिलिट्री एक तरीके से सेंटर बेसली होता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका यहाँ देहरादून में है, जिसको हम शॉर्ट में RIMC बोलते हैं और इसी नाम से ज़्यादा फेमस होता है। इन विच ईयर इंडियन आर्मी वाज एस्टैब्लिश, ये बात है 1895 की। तो प्यारे बच्चों बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये देखिएगा 23rd, वैसे हमारे देश की सबसे जो पुरानी फोर्सेज में अगर हम देखें, जितनी भी हमारी फोर्सेज है ना, चाहे BSF हो, चाहे CRPF हो, चाहे हमारी इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, तो प्यारे बच्चों उसमें जो है ना, जो हमारा इंडियन सभी में अगर देखें तो असम राइफल 1835 में वो इस्टेब्लिश हुआ था।
ठीक है। चलिए देखिए 23 अभी देखिए जनवरी को मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस बच्चा हम किसके लिए मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे था, तो देखो सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे के लिए मनाते हैं हम लोग। डोनबास वार बहुत चर्चा में रहा और यूक्रेन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, डोनबास। तो ध्यान रखे रहेगा। व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक? जो 2024 में पेरिस में फ्रांस की कैपिटल ओलंपिक होना, उसका ऑफिशियल क्या है प्यारे बच्चों? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। ठीक, आगे देखिएगा टेलीस्कोप इज यूज फॉर व्यूइंग। तो टेलीस्कोप क्या यूज करता है प्यारे बच्चों? देखो वैसे तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? देखो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों, हम ऐसे इसको ऑप्शन सही कर सकते हैं ना, तो इसको हम सही उत्तर इसका मान सकते हैं। आगे इसके बाद देखिएगा विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च अ न्यू स्कीम नारी को नमन। तो प्यारे बच्चों ये हिमाचल प्रदेश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखे रहना। आगे देखो ये अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट अमॉन्ग द काउंसिल मेंबर। प्यारे बच्चों काउंसिल मेंबर को एवरी मंथ रोटेट किए जाते रहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। आगे इसके बाद देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों इसमें देखो गुप्ता डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य और कुषाण, ये सभी डायनेस्टी दी हैं। हम जानते हैं प्यारे बच्चों हरियक डायनेस्टी, अगर हम देखें मगध की गद्दी पर हरियक बैठा, फिर उसके बाद उस पर बैठा है नाग डायनेस्टी प्यारे बच्चों, नाग डायनेस्टी बैठा, और नाग के बाद फिर नंदा आए, नंद वंश, और इसके बाद पर प्यारे बच्चों मौर्य डायनेस्टी आया, मौर्य डायनेस्टी, और मौर्य डायनेस्टी के बाद जो है प्यारे बच्चों इसके बाद सुंगा डायनेस्टी आया, और सुंगा डायनेस्टी के बाद बच्चा अगर देखा जाए तो इसके बाद कण्वा डायनेस्टी आया, और कण्व वंश के बाद देखा जाए तो सातवाहन डायनेस्टी आया। तो कुल मिलाकर के सातवाहन डायनेस्टी, और उसी सातवाहन के टाइम में उधर प्यारे बच्चों उधर कुषाण वंश भी था। तो देखो इसमें सबसे अगर फिर उसके बाद गुप्ता बाद में आया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नंदा वंश विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देखो यहाँ पे नेशनल एंटी टेररिज्म डेज इज बीइंग सेलिब्रेट ऑन विच डेट? 21 में सेलिब्रेट हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान रखे रहिएगा। देखो विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? प्यारे बच्चों ये आरबीआई, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी करेक्ट आंसर। हेलो गाइज, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू मेजर कल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी का जो पेपर हुआ था इंग्लिश सेक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेटली, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, लेटली का मतलब होता है हाल ही में जो चीजें की जाती है, रिसेंटली। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि हमें बताना है सिनोनिम्स। जस्ट नहीं होगा, अर्ली नहीं होगा, और प्रोलॉन्ग नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं 77 नंबर पर। सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, पूछा गया हारमोनियस। हारमोनियस मतलब होता है एकता या शांति। इज दैट क्लियर? एकता या शांति की बात की जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट पीसफुल। ब्लफ भी नहीं होगा, रिबक भी नहीं होगा, बारबरस भी नहीं होगा। रिबक मतलब होता है डांटना, बारबरस मतलब होता है सब, ये नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन पीसफुल हो जाएगा। हारमोनियस का सिनोनिम्स पीसफुल, क्योंकि एकता जब हम एक हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होती है? शांति क्रिएट हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर सेड द वाइंड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो ये क्या है? एक फैक्ट है बेटा, तो ये चेंज नहीं होगा। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ, स्टेटमेंट, फैक्ट, डाटा ये सभी होते हैं, वो उसका रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होता है। तो किस ऑप्शन में चेंज नहीं है? द टीचर सेड दैट द वाइंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए भी नहीं होगा। क्यों? द टीचर सेड दैट द वाइंड वाज चेंज कर दिया, यहाँ पर द वाइंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द वाइंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर, और जो कि नरेशन का पार्ट है। नरेशन का क्वेश्चन है, सहकांत सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। सहकांत टोल्ड मी दैट ही हैड। अब यहाँ पर क्या है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट, और जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सहकांत सेड टू मी आई हैड नो टाइम फॉर यू, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। सहकांत टोल्ड मी, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो जाएगा किस कंडीशन से? पास्ट परफेक्ट में। और इसमें देखिए ही हैड नो टाइम फॉर यू, सहकांत टोल्ड मी हो जाएगा। जहाँ सेड किया ये भी नहीं होगा, यहाँ पर हैज है ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर वाच पे चला गया ये तो कतई नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर।
80 नंबर क्वेश्चन से नरेशन का एलास। अब देखिए एक्सक्लेमेशन वाला आ गया, एलास आई कैन नॉट बी दिस बैड ही सेड। अब जब भी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, एक्सक्लेमेशन की, तो वहां पर एक्सक्लेम्ड दैट पे जाता है, और एक्सक्लेम्ड दैट पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं। बिल्कुल हमें कुछ देखना नहीं है, हमें सिर्फ एक्सक्लेमेशन दिखा तो हम इस पर ले जाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो पर ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का क्वेश्चन है बेटा 81 नंबर। नरेशन का रंजन सेड यू कैन नॉट पार्क हियर। कैन का क्या हो जाता है? कैन का नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में कुड हो जाता है, तो ऑप्शन कुड किस में है? ऑप्शन फर्स्ट में भी नहीं है, रंजन कुड। बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन सही होगा। क्यों? रंजन एक्सक्लेम्ड दैट आई कुड नॉट पार्क हियर। पार्क देयर, हियर का क्या हो गया? देयर। करेक्ट है, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। रंजन फॉरवर्ड मी टू पार्क देयर, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर रंजन सेड टू मी दैट आई वाज अनएबल टू पार्क देयर, ये भी नहीं होगा। क्यों? कैन का चला जाएगा कुड में। इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन से नरेशन का है ही सेड लेट अस हैव डिनर हियर। जब भी हम लेट अस की बात करते हैं तो हमेशा शुड पे जाता है, वी शुड पे जाएगा। और वी शुड से कितने ऑप्शन है? ही सेड, ही प्रपोज्ड, ही आस्क्ड। अब इसमें कौन सा होगा? ही सेड दैट वी हैड डिनर देयर, ही प्रपोज्ड दैट वी हैड डिनर देयर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ही सेड दैट वी शुड हैव डिनर देयर, वी शुड पे जाएगा हमेशा, और ये विश पे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन बी तो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? जाएगा शुड पे, और वी शुड हैव से कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स हैव गिफ्ट ऑफ द गैप। आपको कई बार बताया गया है सेशन में अपने एफकेट चैनल पे मेजर कल्चर क्लासेस के। गिफ्ट ऑफ द गैप मींस होता है बेटा इडियम्स फ्रेजेस है, इसका मतलब होता है बोलने की कला, स्पीकिंग टैलेंट। और एग्जामाइन ए गिफ्ट केयरफुली, ऑप्शन फर्स्ट ये भी नहीं होगा। वेलकम ए गिफ्ट ये भी नहीं होगा। फाइंड फॉल्ट विद अ बिट, बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। द एबिलिटी टू टॉक रेडिली। इज द क्लियर? टॉक करने की एबिलिटी जो होती है, स्पीकिंग टैलेंट होता है, वही क्या होता है बेटा? गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन से 84 नंबर। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेगमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेगमेंट इन द गिवन क्वेश्चन इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द मूवमेंट्स। हमें कॉमन ईयर का क्वेश्चन बताना है। द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल ट्रैफिक पुलिस हैज नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव, क्योंकि पुलिस क्या है? प्लूरल है। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। कॉमन ईयर का क्वेश्चन है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस इन द अर्ली 1990s एज एन आउटकम। आउटकम एक साथ हो जाएगा डियर। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आउटकम, यहाँ पर आउटकम अलग अलग नहीं होगा, आउटकम की बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? आउटकम एक साथ होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है राइट व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। इडियम से डन टू डेथ, डन टू डेथ मतलब होता है हत्या करना होता है या मर्डर करना होता है। रिमूव भी नहीं होगा, अटैक भी नहीं होगा, एलिमिनेटेड नहीं होगा। ऑप्शन को हो जाएगा बी मर्डर्ड। यदि आपको लग रहा है अटैक्ड, अटैक्ड मतलब होता है हमला करना, अटैक्ड और मर्डर में डिफरेंस है। डन टू डेथ का मतलब होता है, डन टू डेथ का मतलब होता है हत्या करना, तो यहाँ पर अटैक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मर्डर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। इडियम्स फ्रेजेस का क्वेश्चन है बेटा। What is the correct meaning of idioms build upon sand? Build upon sand मीन्स होता है अव्यवहारिक, अव्यवहारिक रूप से। ये किस पर डिपेंड क्या होता है बेटा? बेस्ड ऑन बिल्ड अपॉन सैंड किस पर डिपेंड करता है बेटा? जल्दी से बताना है। बिल्ड अपॉन सैंड जो होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये भी नहीं होगा। स्टेब्लिश ऑन सिक्योर फाउंडेशन, ये भी नहीं होगा। रेस्ट ऑन चीप मटेरियल, रेस्टिंग ऑन इमेच्योर आइडियाज। अब व्यवहारिक विचारों पर ये डिपेंड करता है, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? 88 नंबर क्वेश्चन है फाइंड आउट इनकरेक्ट सेगमेंट इन द गिवन क्वेश्चन। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वाज नो सच थिंग लाइक नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देयर इज नो सच थिंग। लाइक हमेशा एग्जांपल्स के लिए आता है, एज हमेशा क्या होता है? सच के बाद क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डियर? लाइक किस में है? देयर इज नो सच थिंग लाइक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। आते 89 नंबर क्वेश्चन पे। 89 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम स्पीकिंग होल्स। स्पीकिंग होल्स मतलब होता है किसी में गलती ढूंढना, किसी में फॉल्ट ढूंढना। फाइंड आउट फॉल्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्रिएटिव प्रॉब्लम्स नहीं होगा, सजेस्टिंग इंप्रूवमेंट नहीं होगा, नन ऑफ द दीज नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी फाइंड आउट फॉल्ट विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। राइट द करेक्ट मीनिंग, राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स बर्निंग क्वेश्चंस। बर्निंग क्वेश्चन मींस होता है ज्वलंत मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा इशू बेटा कि जो फैल जाए। अब इसमें देखिए अ बर्निंग फर्नेस ये भी नहीं होगा, इरिलेवेंट इशू ये भी नहीं होगा, अ डाइंग इशू नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी।
अ वाइडली डिपेंडेड इशू। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड यील्ड। यील्ड का हमें सिनोनिम बताइए। यील्ड मतलब क्या होता है? झुक जाना होता है। देखिए दो वर्ड्स आते हैं, एक यील्ड और एक सरेंडर। सरेंडर निगेटिव, सरेंडर झुकाना होता है जबरदस्ती फोर्स करके, बट यील्ड क्या होता है? यील्ड बिहेवियर में आप आदमी झुक जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एब्डिकेट त्यागना ये भी नहीं होगा, इंट्रिकेट जटिल ये भी नहीं होगा, प्रीरोगेटिव विशेषाधिकार ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सहमत होना। मतलब क्या? हम किसी के सामने यील्ड कर रहे हैं, और यील्ड हमेशा किस सेंस में होता है? पॉजिटिव सेंस में झुक जाना होता है। मतलब क्या? कॉन्सेंट, हम सहमति व्यक्त कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 92 नंबर क्वेश्चन है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। सिनोनिम्स बताना है बेटा। इलोक्वेंस, सिनोनिम्स बताना है हमें। इलोक्वेंस, इलोक्वेंस मतलब होता है डियर, इलोक्वेंस मतलब होता है स्पीकिंग, स्पीक से रिलेटेड है। टू स्पीक वंस एबिलिटी या टू स्पीक वंस एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, बोलना होता है। तो चेस्ट मतलब डांटना ये भी नहीं होगा, कंप्राइज ये भी नहीं होगा, सिंपैथी भी नहीं होगा, सहानुभूति। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी एक्सप्रेस करना होता है। इलोक्वेंस मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना। हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स की, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। किसका सिनोनिम? स्नीयर। स्नीयर मतलब होता है रिडिकुलस या सटायर करना, किसी का मजाक उड़ाना होता है। ऑप्शन ए हार्नेस ये भी नहीं होगा। मॉक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। मॉक मतलब क्या होता है? मॉक मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना होता है, रिडिकुलस सटायर करना होता है। ऑप्शन सी अलर्ट सावधान करना ये भी नहीं होगा, टायर्ड होगा नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। आते हैं अगला क्वेश्चन है, पैसेज से रिलेटेड है। चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं जल्दी से। रीड द गिवन पैराग्राफ फॉर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट है। A little girl was learning, a little girl was learning, एक लिटिल गर्ल जो लर्न कर रही थी हिस्ट्री लेसन, एक हिस्ट्री लेसन को विथ हर गवर्नेंस, एक शिक्षिका के बारे में। गवर्नेंस मतलब होता है एक टीचर के बारे में, वो लर्न कर रही थी। ऑल द मॉर्निंग, पूरे सुबह भर, सी हैड बीन रीडिंग, वो पढ़ रही थी, इट ओवर एंड हियरिंग इट एक्सप्लेन्ड बाई हर गवर्नेंस, और वह पूरे दिन भर यही पढ़ती रही जो शिक्षिका के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। बट नो गुड केम और आइदर द रीडिंग और द टीचिंग, किंतु कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, या तो पढ़ने के बाद या तो पढ़ाने के बाद। द गवर्नेंस, शिक्षिका ने वेंट ओवर द लेसन सेवरल टाइम, शिक्षिका ने उस लेसन को कई बार वेंट ओवर किया, मतलब क्या? एग्जामाइन किया, कई बार पढ़ाया। एक्सप्लेन किया द मीनिंग को, एंड फॉर द लास्ट टाइम, और अंतिम रूप से आस्क पूछा हर प्यूपिल, अपने शिष्य से, मतलब जो लड़कों को पढ़ा रही थी वो शिक्षिका, कई बार उस चैप्टर्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने पूछा टू रीड इट ओवर, अच्छी तरीके से पढ़ाने के बाद। आफ्टर ड्यू टाइम, दिए गए समय के अंदर, हैड बीन गिवन, जो कि एक निश्चित समय दिया गया था कि इस समय के अंदर आपको पढ़ना और इसका जवाब भी देना है। द गर्ल वाज एग्जामाइंड, गर्ल ने उसको एग्जामाइन किया, अच्छे से रीड किया, एज टू हर नॉलेज ऑफ द लेसन्स, लेसन्स का जो उसमें एक मीनिंग था। बट नॉट अ सिंगल आंसर, किंतु एक सिंगल आंसर भी नहीं दे पाई थी। कुड सी गिव करेक्टली, उन बच्ची जो थी, जो एग्जाम वो कर रही थी, वो एग्जामाइन कर रही थी, तो उसने कहा कि हॉर ने क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस ने कहा, शिक्षिका ने अपने प्यूपिल्स को कहा अच्छे से रीड करो और गिवन टाइम इसके आंसर को बताना है। लेकिन वो लिटिल गर्ल ने अच्छे से रीड तो किया, लेकिन वो एक भी आंसर को नहीं दे पाई। द गवर्नेंस लॉस्ट पेशेंस, गवर्नेंस ने, शिक्षिका ने अपने पेशेंस को खो दिया विथ हर एंड थ्रेटेंड, और उसे डाटा टू पनिश हिम, दंडित किया हर, अनलेस शी कुड स्टेट वेयर अ सर्टेन ट्रीटी वाज साइंड। कुल मिला के इस पैसेज का थीम यही था कि एक शिक्षिका के बारे में बात हो रही है, उसने बहुत अच्छी तरीके से एक लेसन को पढ़ाया और एक लिटिल गर्ल को दिया कि बताओ अभी लिमिटेड टाइम में इस लेसन के बारे में कई बार मैंने तुम्हें पढ़ाया, अब इसका आंसर बताओ। इज दैट क्लियर? इसी के बारे में पैसेज है। 84 नंबर क्वेश्चन है। पैसेज में पूछा क्या जा रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, according to the passage, what initiative the government has taken to teach her people efficiently? What initiative, क्या initiative होना चाहिए शिक्षिका का has taken to teach her people efficiently? अपने शिष्य को पढ़ाने के लिए बड़ी कुशलता से क्या एक प्लान होना चाहिए? तो the governess went over the lesson several times, explained the meaning, बिल्कुल यही तो पैसेज में कहा गया। गवर्नेंस ने क्या किया? गवर्नेंस ने कई बार लगातार उन्होंने पैसेज को पढ़ाया। ऑप्शन हो जाएगा ए। इज दैट क्लियर? और बी में देखिए, बी में दे रहा है द गवर्नेंस एक्सप्लेन द लेसन विद द हेल्प ऑफ, बिल्कुल फ्लो चार्ट का हेल्प थोड़ी लिया था। पैसेज में बेटा जितना आ जाए उतना सोचिए बस। द गवर्नेंस हैज टेकन हर टू द नियरेस्ट हिस्टोरिक म्यूजियम, ये भी नहीं होगा। द गवर्नेंस एक्सप्लेन द, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which impression is correct? Which impression is correct about the inability of the girl to answer questions correctly? बिल्कुल the dullness of the girl, जो expressions है inability to the girl का, वो क्या है? The dullness of the girl मतलब क्या? dullness मतलब ये कहीं ना कहीं वो बच्ची पढ़ने में कमजोर थी। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी। जब हमें बेस्ट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है, which of the following correctly spelled, which of the following correctly expresses the meaning of lost patience with her? इसका क्या मतलब होगा? जल्दी से बताना है। तो
लॉस्ट पेशेंस विथ हर का मतलब है जब उसने बार बार बचाया, उसने क्वेश्चन पूछने पर शिक्षिका ने उसके प्यूपिल्स ने नहीं बताया तो उसका पेशेंस उन्होंने अपना खो दिया। मतलब क्या, द गवर्नेंस लॉस्ट एन एंथुसियाज्म टू टीच द गर्ल। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। मतलब शिक्षिका ने उसको पढ़ाने का जो उत्साह था उनका डाउन हो गया, मतलब अपने पेशेंस को उन्होंने खो दिया। ऑप्शन ए, द एबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस टू एंड्योर फर्दर द गर्ल्स फेल्योर टू आंसर, ये भी नहीं होगा। द गवर्नेंस फेल्ट दैट शी वाज नॉट गुड इनफ टू टीच द गर्ल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस द पैसेज। विथ रेफरेंस द पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नेंस टॉट द सेम लेसन सेवरल टाइम्स। द गवर्नेंस वांटेड टू कंप्लीट हर टीचिंग वर्क क्विकली। अब दोनों लेसन्स में कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए में ओनली फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड में नाइदर फर्स्ट नॉट टू। देखिए उन्होंने क्या किया था, गवर्नेंस ने क्या किया था, शिक्षिका ने एक लेसन को कई बार पढ़ाया था, अपनी फर्स्ट हो जाएगा। ओनली क्या हो जाएगा? फर्स्ट। द गवर्नेंस वांटेड टू कंप्लीट हर टीचिंग वर्क क्विकली, ऐसा तो पैसेज में कहा है कि जल्दी से वो कंप्लीट करना चाहती थी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। According to the passage, the little girl led the lesson and here it explained all the morning because। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? the dullness of the girl हो जाएगा। Is that clear? The little girl led the lesson and her explained all the morning because the lack of time, the difficult of the language, the incompetence of the governess, dullness of the girl हो जाएगा। Is that clear? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा 99 नंबर कॉमन ईयर का है। 99 कॉमन ईयर का। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेगमेंट। मदर्स कीप ऑन टू इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। मदर्स कीप ऑन टू स्टडी टू इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन। बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज जिरेंडियल फॉर्म, यहाँ पर टू को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। 100 नंबर क्वेश्चन है बिफोर वी रिटर्न फ्रॉम स्विमिंग इन द रिवर नियर द कैंप समवन हैड स्टोलन। हैड के साथ क्या आ जाएगा? वर्ब। जय हिंद मेरे देश के जवानों, मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी। आप लोगों के जो अभी एससीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसके जीएस पेपर का एनालिसिस हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो जीएस में जो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इन विच स्टेट इज जोगफाल लोकेटेड। तो जोगफाल बच्चों कहा जा रहा है कि किस स्टेट में आपका है, यानी कि किस राज्य में है। तो जोगफाल बच्चों आपका ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में आपका एक शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है। कर्नाटक में ये आप शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, उसी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में क्या पड़ता है? यह आपका जोगफाल पड़ता है। जोगफाल को एक नाम से और जाना जाता है बच्चों, इसको गरसोप्पा फाल के नाम से भी जाना जाता है। गरसोप्पा फाल। गरसोप्पा फाल के साथ साथ यह बच्चों किस नदी पर है? तो किस नदी पर? तो यह आपकी सारवती नदी है। सारवती नदी पर बना हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है यह 253 मीटर है। 253 मीटर ऊंचा है और इसके साथ साथ क्या है? भारत का तीसरा सबसे ऊंचा फाल है। कौन सा? ये जोगफाल। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन विच सर्किट स्विचिंग। इसमें से कौन सी जो है आपकी सर्किट स्विचिंग है? तो सर्किट स्विचिंग क्या होती है बच्चों? सर्किट स्विचिंग होती है कंप्यूटर से डेटा के ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्किट स्विचिंग का यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन पाथ इज सेट बिफोर द डेटा ट्रांसफर। ठीक है, डेटा के ट्रांसफर के पहले हम लोग क्या करते हैं? जिस पाथ को क्रिएट करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, वही हमारा क्या बोला जाता है बच्चों? सर्किट स्विचिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 103। तो 103 में क्या कहा जा रहा है? तो 103 में बच्चों देखिए आपका कि विच वन इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल प्लांट। इसमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल प्लांट है? ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट में सब बच्चों, तो पपाया हमारा क्या होता है? कि पपीता हमारा यूनिसेक्सुअल होता है। हिबिस्कस क्या होता है? यह बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। और मस्टर्ड की बात करें तो हम लोग ये मोनोसियस होता है, ये मोनोसियस होता है आपका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, कौन सा होगा? वो ऑप्शन सी होगा, पपाया। पपाया आपका क्या है? ये यूनिसेक्सुअल होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका कि द सोलर सेल कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल किस एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो सोलर सेल आपका सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो यह करता है बच्चों बैटरी। सेल जो होती है बैटरी, या आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोसिस अपीयर्स इन प्लांट्स बिकॉज। क्लोरोसिस कहाँ पर आपका यानी कि प्लांट्स में क्लोरोसिस क्यों अपीयर होता है? इसके लिए आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपका? तो इसके लिए होगा बच्चों क्लोरोसिस अपीयर्स इन द प्लांट्स। यह होता है आपका एक्सेस सप्लाई ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जब प्लांट्स में आपकी क्या होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अधिक होने लगती है, तब वहां पे क्या होता है आपका क्लोरोसिस अपीयर होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कैसा होता है? हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह क्या होता है? समान होता है। हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन स्पेस। स्पेस पर क्या होता है? हर जगह समान होता है। या वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ एंड इज ग्रेटर ऑन द मून ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। या चंद्रमा पर क्या होता है? अधिक होता है उसकी छोटे आकार होने के कारण। तो इसका जो वैल्यू देखेंगे तो अर्थ के सतह पर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? हर जगह सही होती है। तो इसमें इन दोनों में तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में देखिए काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं करने में कि हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ। अगर ये ऑप्शन तीसरा न रहता सी वाला तब हम इसको करेक्ट लगा देते, लेकिन अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के लैटिट्यूड के साथ क्या करता है? ये वेरी करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, यह हमारा भूमध्य होता है या इक्वेटर, और ये हमारा क्या बोला जाता है? ये ध्रुव बोला जाता है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य से ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है, और ध्रुव से भूमध्य की तरफ आते हैं तो जी का मान क्या होता है? घटता जाता है। तो यह क्या करता है? लैटिट्यूड के साथ इसके अर्थ के लैटिट्यूड की वजह से क्या करता है? वेरी करता है, घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है? व्यू फाइंडर्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स to locate the position of the vehicles behind are made of। इनमें से किसी व्हीकल्स में पीछे की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग किस मिरर का प्रयोग करते हैं? तो पीछे का ऑब्जेक्ट देखने के लिए बच्चों किस मिरर का प्रयोग करते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो है, यह हमेशा जो हमारा प्रतिबिंब होता है, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है यह? तो यह प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है, सीधा बनाता है। छोटा सीधा बनाने की वजह से क्या होता है? हमको पूरा का पूरा इमेज उसमें दिखाई देता है, और हम लोग ये पता कर लेते हैं कि बाइक या पीछे जो भी साधन आ रहे हैं हमारे कार से वो कितनी दूरी पर है। अगर इसके स्थान पर हम कॉनकेव ले लेते हैं तो कॉनकेव की जैसे कि कंडीशन आप जानते हैं, मैंने क्लास में इसको डिस्कस भी किया हुआ है कि यह जो कॉनकेव मिरर होता है यह हर तरह का इमेज बनाता है, छोटा बड़ा उल्टा सीधा, ठीक है, रियल वर्चुअल हर तरह का इमेज बनाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस दियर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ। इसमें से कहा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस दियर ओन फूड इन द फॉर्म। अपना वह भोजन किस रूप में बनाते हैं? तो देखिए जो बच्चे इसके पढ़ के जाते हैं वो लोग अधिकांशतः ये चीज़ें याद करके रखे रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में
ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इसको लगते हैं हम लोग CO2 प्लस H2O, ठीक है। यह आपका ब्रेक होकर इसको आप 6CO2 ले लीजिए, तो ये बना देता है आपका C6 प्लस H12 और O6। इसके साथ साथ आपका कुछ इसमें से प्रोड्यूस भी होता है, जैसे ऑक्सीजन, 6O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ये आपका क्या होता है, यह आपका होता है ग्लूकोज। तो इस रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। अब लेकिन क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा गया है कि ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड, अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। तो इनका जो भोजन का फाइनली फॉर्म होता है क्या होता है, स्टार्च होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इंक्लूड्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स किसमें होती है, इसका जवाब फटाफट आप लोग बताएं। बायोजियो साइकिल का मतलब आपका क्या हुआ कि जैव भू रसायन, ठीक है। जैव रसायन आपकी दोनों में होती है, अबायोटिक में होती है और बायोटिक दोनों में। तो इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ये अगला क्वेश्चन आपका है कि वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स का क्या है कि दो आपके द्रव हैं P और Q, इनका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 80 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जब इनको दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तब इनके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, जब मिक्सिंग बाय 3 मोल्स ऑफ P एंड 2 मोल्स ऑफ Q, जब 2 मोल P और 3 मोल Q को क्या करें, हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिला लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें से देख लीजिए कुल मोल आपके कितने हैं, कुल मोल, तो कुल मोल आपके हैं 3 + 2, यानी कि ये आपके हैं 5 मोल, ठीक है। अब इसमें ये आपको एक फार्मूला जो क्लास में उनको हमने बताया था कि यह होता है P, तो दोनों के लिए यानी कि इसका जो सॉल्यूशन का हो जाएगा यह होता है प्रेशर ऑफ P प्लस XP इक्वल्स टू सर ऑफ Q प्लस XQ। इसमें आप क्या करेंगे, निकाल कर वैल्यू रख देंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो XP आपका कितना हो जाएगा, XP की वैल्यू निकाल लीजिए। तो XP यहाँ पे नहीं पता है, तो XP आपका हो जाएगा P के कुल मोल, या आप इसको ऐसे इस तरीके से लिख लीजिए, P के मोल बटे कुल मोल। तो P का मोल कितना है, P का मोल देखिए 3 है, कुल मोल कितना है 5 है। XQ आप निकालोगे तो Q के मोल अपॉन कुल मोल, तो XQ कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2/5। अब आप इस फार्मूले में क्या करिए, इसको पुट कर दीजिए। तो चलिए इधर हम इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारा है PT इक्वल्स टू PPX प्लस PQXQ। तो ये आपका है 80 mm इंटू XP कितना है 3/5 प्लस PQ कितना है 60 और ये कितना है 2/5, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 16, तो ये आ जाएगा 48 + 24, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 72 मिलीमीटर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा D, 72 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, तीसरे जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें बच्चों, तो पहले जनरेशन में हमारा क्या आया था, तो पहले जनरेशन में हमारा आया था वैक्यूम ट्यूब। दूसरे जनरेशन में हमारा क्या आया था, दूसरे जनरेशन में हमारा आया था ट्रांजिस्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर की खोज हो चुकी थी। तीसरे जनरेशन में हमारा आया था IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। चौथे जनरेशन में हमारा आया था माइक्रो प्रोसेसर,
माइक्रो प्रोसेसर, और 5वें जनरेशन में हमारा आ गया था LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कहा जा रहा है थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में क्या है आपका, नन ऑफ द अबव, यूज्ड ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ द वैक्यूम। ट्रांजिस्टर का वैक्यूम के स्थान पे क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, तो ये दूसरे जनरेशन में हुआ था। वर द फर्स्ट टू यूज बिल्ट इन एरर डिटेक्टिंग डिवाइस, या वर द फर्स्ट यूज टू द न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, इसमें से आपका कोई नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि इज अ सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन है। सर्च इंजन, ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर है। ये आपका क्या है, ये ब्राउजर है, ठीक है। ये आपका क्या है, फायरफॉक्स, ये भी आपका ब्राउजर है। ये आपका क्या है, गूगल। गूगल क्या है, यही आपका बोला जाता है सर्च इंजन। गूगल पर ही हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं ना, गूगल हुआ, याहू हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे सर्च इंजन है। तो गूगल, याहू भी आप लिख सकते हो, ठीक, सर्च इंजन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा जा रहा है कि मेगापिक्सल्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विथ। मेगापिक्सल का प्रयोग किसमें किया जाता है आपका, नॉर्मली तो डिजिटल कैमरा में आपका किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन बच्चों जितनी भी आप लोग ये पेपर में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी बच्चे क्लास अटेंड किए होंगे उसमें क्या है, सब सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। जो आपके क्लास में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उससे बाहर बच्चों कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। इतना आपको सफिशिएंट क्या होता है, एग्जाम में पढ़ा दिया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI। तो AI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एन एक्स-रेज बीम बी इंक्रीज्ड। ठीक है, एक्सरे बीम की पेनिट्रेटिंग पावर को कैसे हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो बाय इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, उसके वेग को बढ़ाकर, वेलोसिटी बाय कोई मतलब नहीं है। बाय डिक्रीजिंग इट्स प्रेशर इनसाइड, से भी कोई मतलब नहीं है। बाय इंक्रीजिंग इट्स इंटेंसिटी, नहीं। जो बीम, एक्सरे बीम को हम लोग इंक्रीज करते हैं इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, वो होता है हमारा बाय इंक्रीजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर को इंक्रीज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The force exerted on the current carrying wire placed in a magnetic field is zero when the angle between the wire and direction of the magnetic field। तो वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन क्या होगा, देखिए F इक्वल टू क्या होता है, IBL साइन थीटा। ठीक, तो F क्या है, 0 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0 इक्वल टू IBL साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कितना आ जाएगा, 0, तो इसके बीच का एंगल कितना है, साइन 0 थीटा, यानी कि क्या है, 0। तो थीटा 0 पर भी 0 मिलता है, 0 डिग्री, और 180 पर भी 0 मिलता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों है कि Is a closed loop or path formed the network electrical components where electrons flow। इसका बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लोज पाथ किसमें हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है। तो अब फिजिकल चेंज होता क्या है, फिजिकल चेंज का मतलब कि जो जिसकी अवस्था आपको या जिसकी स्टेट आपको चेंज होते हुए दिखाई दे वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। जैसे आदमी, छोटा बच्चा एक बड़ा होते हुए दिखाई देता है, वो फिजिकल चेंज है, ठीक। लेकिन कुछ चेंजेस आपके ऐसे होते हैं जो इंटरनली हो जाते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते, उनको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा चेंज आपका होगा,
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये हमको पता नहीं चलता, बर्निंग ऑफ वुड, रिपिंग ऑफ वुड से भी, तो गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, हाँ ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, इसमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो कि पृथ्वी के द्वारा सबसे अधिक एबंड किया जाता है, कहा जाता है, तो ये है आपका एल्युमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर, इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर में आपका सॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में घुल जाता है, तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसमें से बच्चों विटामिन बी और सी ये दो के दोनों क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं या घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या जा रहा है कि द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम ओएसोफेगस टू स्टमच इज कॉल्ड, इसका बताइए क्या होगा आंसर आपका। समझाने इसमें क्या कहा जा रहा है, ये आपका होता है द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम ओएसोफेगस टू स्टमच, स्टमच मतलब से आपको पेट तक ले जाने वाले आहार को क्या बोलते हैं, तो ये होता है पेरिस्टलिसिस। पेरिस्टलिटिस का काम क्या होता है, यह भोजन को मुंह से आपके पेट तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल परफॉर्म्स हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था, तो मेंडल का जो बच्चों एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने वो पी प्लांट्स पे किया था, यानी कि मटर के पौधे पर किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगी, इनमें से कौन सा फंगस नहीं है, ठीक है, तो इसमें से फंगस आपके कौन सा नहीं है, ईस्ट जो होता है आपका, ईस्ट, खमीर, ये सब क्या होते हैं आपके फंगस नहीं होते कि आपके। अगला क्वेश्चन है अ रिएजेंट रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एग सेल्स टू गिव्स अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की टू रिएजेंट, इसका बताइए क्या होगा आंसर। यानी कि रिएजेंट रिएक्ट्स विथ क्रस्ड एग सेल, क्रस्ड एग सेल क्या होता है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों HCl इसका आंसर होगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग HCl से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि एग का जो अंडे का खोल होता है वो आपका इसी से बना होता है, तो यह आपका देता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये इतने रीजेंट्स को क्या करता है, बाहर निकालता है, जो इसके मिल्की वाटर होने का रीजन है। अगला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बच्चों क्या होता है, फ्लोरीन होता है। एक और आपका है, अगर इसी में आपका पूछ लिया गया कि ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कह दिया गया कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ये होता है बच्चों सीजियम, सीजियम क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपकी जो एग्जाम में आए थे बहुत ही सिंपल जीएस के सारे क्वेश्चन थे, ये 25 क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्लास से रिलेटेड जो भी नोट्स आप लोगों को बनवाया गया उसी से रिलेटेड है। तो बाकी आपकी जो भी एग्जाम्स है आप लोग अपनी तैयारी बना के रखें। जय हिंद, जय भारत। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो प्यारे बच्चों ये जो है ये नॉन जुडिशल है, आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग नॉन जुडिशल है, यानी कि कोर्ट में न्याय योग नहीं, जबकि फंडामेंटल राइट का पूछता तो ये होता ना, अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो ये वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉन जुडिशल। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्यारे बच्चों देखो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, अब यहाँ पर फेडरल देखो कौन नहीं उसके सिस्टम ऐसा नहीं है कि संघीय शासन की जो व्यवस्था है प्यारे बच्चों, कौन नहीं है, कहाँ पे नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम,
तो देखो प्यारे बच्चों, नन ऑफ द एबो, प्रयुक्त कोई नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इंडिया यूसे नन ऑफ द। और इसका सही जवाब प्यारे बच्चों, इंडिया में हम संघीय फेडरल गवर्नमेंट, ऐसा हम प्यारे बच्चों ऑलरेडी इंडिया यूसे। तो यहाँ पे देखो भारत हमारा क्या है, हम जानते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से ऐसा सिस्टम हमारे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे रसिया भी ऑप्शन में है, तो रसिया भी ऑप्शन में है प्यारे बच्चों, इसलिए रसिया आपका आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो नन ऑफ द एबो और यूएसए, और इसके बाद जो है एबो, उपयुक्त कोई नहीं। तो देखो उपयुक्त कोई नहीं, नन ऑफ द एबो और रसिया। तो प्यारे बच्चों कौन सा उत्तर होना चाहिए, यह वाला ही होना चाहिए या फिर इसमें से कोई उत्तर होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि फेडरल सिस्टम पूछा जा रहा है गवर्नमेंट का। तो प्यारे बच्चों गवर्नमेंट का जो हमारे यहाँ सिस्टम है ना, हम तो अपने भारत में देखते ही हैं कि हमारे फेडरल सिस्टम संघीय राज्यों का संघ है। तो प्यारे बच्चों फेडरल सिस्टम तो ऑलरेडी हमको संघ व्यवस्था, हमको संघीय ढांचा तो हमको दिखाई देता है। संघीय ढांचा यूएसए में भी संघीय ढांचा, उसको तो हम देख ही रहे हैं पर्टिकुलर, और इनके यहाँ ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमारा ये हो जाएगा। आगे हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंटरनेट एड्रेस। तो ये देखो अगर इसकी बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। प्यारे बच्चों देखो अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव करना चाहिए हमको, ऐसा उत्तर हमें कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आगे G15 की अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज होना चाहिए। अमन की बात करें तो देखो ये सीक्रेट एजेंसी पूछ रहा है प्यारे बच्चों, और इसका ये मोसाद, जो इजराइल का मोसाद, तो मोसाद ही करके इजराइल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो अमरकंटक, द सोर्सेज ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं अमरकंटक एमपी में है, और प्यारे बच्चों यहीं से नर्मदा नदी निकलती है ना, नर्मदा नदी यहीं से निकलती है। देखो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर पर्टिकुलर क्या है ना प्यारे बच्चों, ये भारत में जो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो ऑलरेडी चाइना से, तो इधर आप चाइना से, बांग्लादेश से और ये म्यांमार से ऑलरेडी आप देख रहे हैं, बट नेपाल ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नेपाल ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो चाइना का जो पार्ट है पर्टिकुलर क्या है कि चाइना के पार्ट को भी हम यहाँ पे करके चलेंगे ना। चलो व्हाट इज द स्पेंडेड, आपको यही कन्फ्यूजन हो सकता है ना इन्हीं दोनों में पर्टिकुलर। चले आप समझ गए होंगे उत्तर कौन होगा, आप सी ऑप्शन। व्हाट इज द स्पेंडेड फ्रॉम देखो फॉर्म ऑफ पीएचसी। तो प्यारे बच्चों पीएचसी ये बहुत ही ऐसे बहुत पुराने क्वेश्चन, पीएचसी हमेशा पुराना चीज़ रहा है, कई बार ये सब हमेशा पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों इसका प्राइमरी हेल्थ सेंटर ध्यान रखे रहिएगा। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। प्यारे बच्चों इसमें लेबर सबसे ज़्यादा इसी में आपको देखे जाते हैं अभी भी हमारे एग्रीकल्चर पार्ट में। तो ध्यान रखिएगा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो प्यारे बच्चों ये तो इंदिरा कॉल है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और इंदिरा पॉइंट और मोस्ट साउदर्न पार्ट है हमारा। तो जम्मू कश्मीर इज फेमस फॉर, और ये केसर के लिए फेमस है, और केसर यानी सैफरान के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर। प्यारे बच्चों देखो नेपाल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेपाल की अगर हम बात करें कि देखो वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ किंग, तो अक्सर वहाँ माओस जो होते हैं माओवादी, अक्सर इनसे प्यारे बच्चों बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज आर्म्ड मिलिट्री फोर्सेज पीपल्स नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मोस्ट से हम यहाँ पे ऑप्शन सही कर सकते हैं ना, जो मतलब सही उत्तर होना चाहिए यही होना चाहिए। बाई कन्वेंशन हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मेंबर ऑफ लॉ कमीशन, देखो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और क्या लिखा है सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, नहीं हाई कोर्ट तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सीनियर जज देखो ये सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, अब समझ गए होंगे आप यहाँ पे। और जूनियर तो हो ही नहीं सकता, तो ऑलरेडी सी ऑप्शन देखो वैसे ही आप चूज कर किया जा सकता है ना तुरंत। देखो बोस्टन टी पार्टी, प्यारे बच्चों बोस्टन टी पार्टी अमेरिका की क्रांति से संबंधित है, और ये ध्यान दीजिएगा जब वहाँ पे बोस्टन बंदरगाह पे चाय पार्टी, तो अमेरिकन क्रांति से संबंधित है। हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली, तो प्यारे बच्चों ये दिल्ली के नज़दीक और गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित हो जाता है ये चीज़, ठीक ना। तो क्योंकि तुगलकाबाद यही ने गयासुद्दीन तुगलक ने ही वो बसाया है।
चलें आगे। और ये गयासुद्दीन तुगलक वही बच्चा है जो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन, प्यारे बच्चों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये कहाँ पे है, द हेग में है। और हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड का एक सिटी है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था। देखो हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, प्यारे बच्चों मुगल एम्पायर का अगर फाउंडर पूछा जाए तो बाबर है, बट अगर रियल फाउंडर पूछा जाए तो अकबर है इसका, ठीक है ना। आगे इसका बाद देखा जाए आंसर। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट बच्चों, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बाई स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो प्यारे बच्चों ऐसा तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO करता है, जो कि 1948 में हमारे सामने आया। तो ध्यान रखे रहिए कि इंपॉर्टेंट बात है ये रहती है हमेशा के लिए। देखो कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्टेड राइजिंग इन इंडिया आज सोशल फोर्स ड्यू टू, प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो कंज्यूमर मूवमेंट से पूछ रहा है कि उसके राइजिंग उसको सोशल फोर्स से ड्यू टू, किस कारण उसको हम इतना वो करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अलग वो खत्म ही हो गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखो अनइथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेटली हाइट, प्यारे बच्चों अप्रॉक्सीमेटली जो हाइट है ना किसकी, जियोसेंट्रिक सैटेलाइट। तो जो देखो जियोसेंट्रिक सैटेलाइट की अगर हाइट हम देखें तो प्यारे बच्चों ये लगभग 36,000, यानी कि जो हम उपग्रह भेजते हैं ना ऊपर जा करके, तो प्यारे बच्चों वो लगभग 36,000 की ऊंचाई पर भूमध्य जो देखो इस चीज़ को हमेशा समझे रहना इस बात को आप, ये जो हमारी इक्वेटर होती है ना, इक्वेटर के जस्ट ऊपर, तो लगभग 36,000 की उतना किलोमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन में 35 लिखा तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा हमारा। चलो वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज लोकेटेड, और ये कहाँ पे है यूएनओ का हेडक्वार्टर, अरे भाई हडसन नदी के किनारे और न्यूयॉर्क सिटी, और उसमें भी देखा जाए तो मैनहट्टन में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन वेलफेयर, प्यारे बच्चों चिल्ड्रन के वेलफेयर से संबंधित इसमें कौन संस्थान है, देखो तो यूनिसेफ है। कौन है, यूनिसेफ है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसका भी हेडक्वार्टर यही न्यूयॉर्क में ही है, ध्यान रखे रहिएगा। प्यारे बच्चों आगे यहाँ पे हम लोग देखें, देखिए आगे देखा जाए तो जापान है जब पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द हेड ऑफ स्टेट एज, देखो जापान जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। कबीर वाज द डिसिप्लिन ऑफ, तो कबीर के जो गुरु थे ना वो रामानंद थे, जो कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ भक्ति मूवमेंट लेकर आए थे, ठीक है। तो रामानंद विल बी करेक्ट आंसर। और रामानंद के शिष्यों में और भी लोग थे, जैसे फॉर देखा जाए तो रैदास, ये सब भी इन्हीं के गुरु थे, मतलब इन्हीं के शिष्य थे रामानंद के। तो कबीर दास जो बीजक के लिए जाने जाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये रहा बच्चा आपका सेशन। थैंक यू।